अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स ऑफ एनिमल टेस्टिंग। इसके अंदर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रीसेंट केस स्टडीज और एथिकल कंसिडरेशन देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पहले ये है कि एनिमल टेस्टिंग है क्या। द यूज ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स in experiment that seek to control variable of affecting behavior of biological system, which mean हम ह्यूमन के अलावा कोई भी एनिमल यूज कर सकते हैं ताकि जो ह्यूमन के वेरिएबल हैं वो टेस्ट कर सकें उन एनिमल मॉडल पे, उनका बियोलॉजिकल इफेक्ट चेक कर सकें। प्राइमरी कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च, टेस्टिंग एंड एजुकेशन। और पर्पज़ क्या है कि एजुकेट करना, टेस्ट करना और रिसर्च करना। लेट्स सपोज अगर आपने कोई मेडिसिन बनाई है, हम डायरेक्टली उसको ह्यूमन के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई पता नहीं वो मेडिसिन उसको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा दे। तो हम एनिमल टेस्टिंग का सहारा लेते हैं। तो पहले हम एनिमल पे टेस्ट करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर कोई ड्रग एनिमल के ऊपर ठीक है तो ये ह्यूमन के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बियोलॉजी, developing medical treatment and ensuring product safety। कि भी हमने डेवलपमेंट करनी है, ह्यूमन बियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, बेटर ट्रीटमेंट ढूंढनी है और जो चीज़ आपने बनाई है उसकी सेफ्टी भी चेक करनी है। ये इसके मेन पर्पज है। However, it arises ethical concern about the welfare and rights of animal। आपने अपने फ़ायदे तो ले लिए, आपने ड्रग टेस्ट कर ली, बट अब ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, एनिमल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? क्या हमने इसके बारे में सोचा है? हमने ह्यूमन को तो बचा लिया, उसके ऊपर टेस्टिंग नहीं की, मगर एनिमल के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है? क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या वो नेगेटिव इम्पैक्ट है? ये चीज़ हमारी कहलाती है बायोएथिक्स इन एनिमल टेस्टिंग। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसका अर्ली यूज एशियन ग्रीस में हुआ, रोम में हुआ, जिन्होंने एनिमल को डायसेक्ट किया फॉर फिजियोलॉजिकल स्टडीज, मीन उनकी एनाटॉमी देखने के लिए। उस टाइम ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ नहीं थी, तो वो फिर क्या करते थे, एनिमल को डायसेक्ट करते थे और एनिमल को डायसेक्ट करने के बाद उनके ऑर्गन निकाल के देखते थे और ऑर्गन निकालने के बाद देखते थे कि भी कहाँ कहाँ पे है, और सपोज करते थे कि जैसे ऑर्गन इधर एनिमल में है वैसे ही ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होंगे। जिसमें अरिस्टोटल, गैलन, उन्होंने एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ताकि उनकी एनाटॉमी को समझ सकें कि वो किस तरह से काम करती है। अभी मुझे यहाँ पे एक चीज़ याद आ रही है कि एक मूवी भी इस टॉपिक पे बनी हुई है, मेरा ख्याल है द फिजिशियन नाम है उसका। उसके अंदर एक साइंटिस्ट होता है, मेरे ख्याल है अल-बैरूनी है या अल-फराबी है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, उसकी लाइफ के ऊपर बनी हुई है। प्लस ये दिखाया गया हुआ है कि किस तरह उसने मेडिकल ट्रीटमेंट देखी, उसका एक शागिर्द था, किस तरह वो इलाज करते थे। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। 19th एंड 20th सेंचुरी के अंदर एनिमल टेस्टिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेडिकल साइंस के अंदर, और इसकी मेजर रीज़न थी लुइस पास्चर की जर्म थ्योरी और एंड द डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन। और 20th सेंचुरी में पोलियो की वैक्सीन को डेवलप किया गया थ्रू एनिमल टेस्टिंग, क्योंकि अगर ये एनिमल टेस्टिंग ना होती तो कोई भी वैक्सीन डेवलप करना इतनी क्विकली हमारे लिए पॉसिबल ना होता। बट देयर आर सम रेगुलेशन डिपार्टमेंट जो कोई इंश्योर करते हैं कि एनिमल की सेफ्टी और उनके एथिक्स का ख्याल रखा जाए, जैसा कि क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1876। दिस वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन टू रेगुलेट एनिमल एक्सपेरिमेंट। ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि आपने उनके ऊपर जुल्म नहीं करना, क्रूअल नहीं होना उनके ऊपर, आपने उनके साथ नरमी से पेश आना है। सेकंड है आपके पास एनिमल वेलफेयर एक्ट 1966, यूएस लॉ गवर्निंग द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इन रिसर्च, एग्जीबिशन, ट्रांसपोर्ट एंड बाय डीलर। यूएस गवर्नमेंट ने 1966 के अंदर
एनिमल की रिसर्च के ऊपर, उनको उनकी रिसर्च को दिखाने के ऊपर, उनकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और उनको डील करने पे कि आपने कैसे उनको डील करना है, एक प्रॉपर फुल फ्लैज डॉक्यूमेंट तैयार किया। ये वो पहले इनिशियल डॉक्यूमेंट हैं जो एनिमल राइट्स के ऊपर बात करते हैं। यूजेस ऑफ एनिमल्स, जैसे हमने पहले बताया कि ये हम एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस जो हम ह्यूमन के ऊपर डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम किन के ऊपर परफॉर्म करते हैं? हम पहले परफॉर्म करते हैं एनिमल पे, और उनके रिजल्ट आने के बाद हम उनको ह्यूमन के ऊपर रेप्लिकेट करते हैं। और एनिमल्स को हम फॉलोइंग रीजंस के ऊपर एवेल्युएट करते हैं, और हमें इन चीज़ों के लिए एनिमल चाहिए कि हम डिजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट देख सकें, हम डिजीज़ की प्रिवेंशन कर सकें, हम ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज कर सकें, हम बेसिक मेडिकल टेस्टिंग कर सकें, और हम मेडिकल डायग्नोसिस कर सकें, ताकि हम टाइम से डायग्नोसिस कर सकें। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज एन अ ह्यूमन लाइफ। क्या आप लोग चाहेंगे कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन करे? बिल्कुल भी नहीं। दैट्स वाई हमारे पास जो ओनली ऑप्शन बचता है पीछे, वो एनिमल टेस्टिंग है। अब इस सब में आपने ह्यूमंस को तो बचा लिया, आप शिफ्ट हो गए एनिमल्स पे, मगर उस एनिमल के एथिक्स क्या है? इन एक्सपेरिमेंट में हम कहते हैं कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट व्यूज हैं, हर एक अपनी बात करता है एनिमल राइट्स के हवाले से, क्योंकि वो कहते हैं कि भी आप एनिमल के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, इतने यूज़ करने नहीं चाहिए। और इन सब व्यूज़ की बेस पे we have contributed to development of ethical principle for animal use। इस बेस पे ethical principle develop किए गए। अब वो ethical principle क्या है हम देखते हैं। इसके अंदर animal rights, animal की क्या right है, animal welfare, उनकी welfare के लिए क्या किया जा सकता है, animal का law क्या है, animal cognition मीन जो थोड़े बहुत सोच बूझ रखते हैं, जैसे आप डॉग्स की बात कर लें कि अगर आप उसके साथ प्यार से रहेंगे तो वो भी आपके साथ प्यार से रहेगा, और समझा जाता है कि बहुत वफादार फेथफुल है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के आपने जो मीन आप कह लें कि कुदरती तौर पे जंगलात हैं, उनके अंदर जो एनिमल है उनको कैसे प्रिजर्व करना है। मॉरल स्टेटस ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स, कि उनका मॉरली क्या स्टेटस है, जो जैसे आजकल लोग कैट्स को पेट्स रखते हैं, ठीक है। एंड हिस्ट्री ऑफ एनिमल यूज, और पीछे एनिमल को किस तरह से यूज किया जाता रहा है, उनकी हिस्ट्री क्या है। अब ये एनिमल राइट्स की अगर आप बात करें तो ये एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जस्टिफिकेशन फॉर एनिमल राइट्स, कि क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास एनिमल राइट्स को यूज करने की। ये एक स्टेटमेंट है, एनिमल्स आर लाइक ह्यूमंस इन सर्टन वेज, कि एनिमल कुछ चीज़ों में इंसानों की तरह है। सेंटिमेंट एनिमल्स फील प्लेजर, वो कहते हैं कुछ एनिमल्स हैं जो सेंटिमेंटल होते हैं, वो उनको खुशी होती है। दे फील पेन एंड दे हैव इमोशन, उनको दर्द भी होता है और उनके इमोशन भी होता है। व्हाट हैपन टू देम मैटर्स टू देम, और जो उनके साथ होता है उनको उसका बहुत बड़ा उनके ऊपर असर होता है। अनलाइक व्हाट हैपन टू द स्टिक एंड स्टोन, अब ये कोई पत्थर नहीं है, मीन आप कह लें कोई स्टिक नहीं है कि आप उसके साथ जो चाहे करें उसको दर्द नहीं होगा। ये एक लिविंग ह्यूमन एक नेचुरल लिविंग थिंग है। सो इफ एनिमल हैव राइट्स, इफ ह्यूमन हैव राइट्स, देन एनिमल शुड आल्सो हैव राइट्स। आप जैसे मैं भी बात कर रहा था कि आप लोग पेट्स रखते हैं, आपने नोट किया होगा कि अगर आप उनको प्यार देंगे वो आपके ज़्यादा क्लोज आएंगे, ठीक है। अगर आप उनको सारा दिन नज़र नहीं आते, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो आपके साथ खेलते हैं। दे फील प्लेजर, दे फील पेन, उनको दर्द होता है, अगर उनको चोट लगी हो तो उनको दर्द होता है। तो अगर आप कहते हैं कि ये सारी वो चीज़ें जो ह्यूमन के अंदर भी मौजूद है, तो अगर आप कहते हैं ह्यूमन के राइट्स हैं तो डेफिनेटली एनिमल के भी राइट्स होने चाहिए। अब इसके रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज है, अब हम थ्योरीज को देखेंगे। पहली थ्योरी है डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और दूसरी थ्योरी है यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव। डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में वो कहते हैं कि फोकसेस ऑन द मोर्टैलिटी ऑफ एक्शन देमसेल्फ,
argues that causing suffering to animal is inherently wrong regardless of the benefit, which means वो कहते हैं एनिमल को सफरिंग पहुंचाना है ही गलत चाहे आपके जितने भी बेनिफिट हो। जबकि दूसरा यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या कहता है, इवेल्युएट्स एक्शन बेस्ड ऑन देयर आउटकम, एक्सेप्ट एनिमल टेस्टिंग इफ इट लीड टू सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर ह्यूमन दैट आउटवे द हार्म टू एनिमल, कि आप उसको इवेल्युएट करें और देखें अगर ये ह्यूमन के लिए सिग्निफिकेंट फ़ायदेमंद है देन आप एनिमल के ऊपर टेस्टिंग करें, अगर ये सिग्निफिकेंट फ़ायदेमंद नहीं है तब आप एनिमल के ऊपर टेस्टिंग बिल्कुल मत करें। अब इन एथिकल के मेन की फ्रेम क्या है, पहला है एनिमल राइट्स और दूसरा है एनिमल वेलफेयर। एनिमल राइट्स कहता है argues that animal have inherent rights similar to human which should be respected। वो कहते हैं जिस तरह ह्यूमन के राइट्स हैं उसी तरह एनिमल के भी राइट्स हैं और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे पीछे बताया कि दे कैन फील पेन, दे कैन फील हैप्पीनेस, दे कैन फील इमोशन। Animal welfare focuses on ensuring that animals used in research are treated humanely and suffer as little as possible। एनिमल वेलफेयर ये कहती है कि आपने उन एनिमल्स को मिनिमम सफरिंग देती है ताकि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको ज़्यादा पेन ना हो। अब एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं न्यू मेडिसिन को डेवलप करने के लिए या फिर टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द अदर प्रोडक्ट। या आप न्यू मेडिसिन बना रहे हैं या कोई आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना चुके हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं है। मीन बलि का बकरा हम एनिमल्स को ही बना रहे हैं, अगर कोई नुकसान हो तो एनिमल को, ह्यूमन को ना हो। अब मैनी ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट कॉज पेन टू द एनिमल, रिड्यूस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अदर वेज। मीन डेफिनेटली उनको दर्द तो होना ही होना है और सम टाइम ऐसे होता है कि उनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं विच मीन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मीन वो जिंदा तो होते हैं मगर कंटिन्यूसली पेन में होते हैं और वो तकलीफ में होते हैं। इफ इट इज मॉरली रॉन्ग टू कॉज एनिमल्स टू सफर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन ऑन दैम, मीन अगर कोई आपकी ड्रग या प्रोडक्ट कोई ऐसे साइड इफेक्ट रखती है जिससे उसके किडनी, हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो ये मॉरली गलत है कि आप उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करें। अब कुछ फैक्ट्स हैं एनिमल रिसर्च के ऊपर कि 80% जो एनिमल रिसर्च है वो किस पे की जाती है, रोडेंट्स पे। रोडेंट्स हम कहते हैं ये कुतरने वाले एनिमल्स होते हैं जिनमें रैट्स हैं और माइस हैं और ये लेबॉर्ट्री की ब्रीड है जो हम यूज़ करते हैं। और जो नॉर्मली हम टेस्ट करते हैं जैसे लेबॉर्ट्री टेस्ट है एनिमल जो यूज़ करते हैं वो सिंगल टाइप टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं कि आपने उनकी डाइट को चेंज कर दिया, कि उनमें से ब्लड सैंपल निकाल लिए या आपने उनको कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कर दी। एनिमल्स आर गिवन एनेस्थीसियाटिक्स इफ अ प्रोसीजर इज गोइंग टू बी इन्वेसिव इन एनी वे, कि अगर आपको लगता है कि भी आपने उसके ऑर्गन निकालने हैं या कुछ और करना है तो उसको एनेस्थीसिया दे के उनको बेहोश किया जाता है। ये बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो हर एक लेबॉर्ट्री में जिसके ऊपर एनिमल के ऊपर काम हो रहा है ये होना ही होना है। अब दो पोजीशन है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन पे, पहली क्या है इन फेवर ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट और दूसरे वो जो इनकी फेवर में नहीं है, कि आपने किस सिचुएशन में इनको एक्सेप्ट करना है। कब एक्सपेरिमेंट कब फेवर में है, वो कहते हैं सफरिंग इज मिनिमाइज्ड इन ऑल एक्सपेरिमेंट। आपने इस बात की यकीन दहानी करानी है, इंश्योर करना है कि उनको एनिमल की जो सफरिंग होगी वो मिनिमम हो। सेकंड पॉइंट क्या है, ह्यूमन बेनिफिट्स आर गेन्ड विच कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अदर मेथड। और आपने इस बात की भी इंश्योर करना है कि जो फायदा इस एक्सपेरिमेंट से हासिल होगा वो किसी और मेथड से हासिल नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है जो इसके अगेंस्ट है, वो कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल इज ऑलवेज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज, पहला आर्गुमेंट क्या है, इट कॉजेज सफरिंग टू एनिमल। इसमें तो कोई शक नहीं कि उनके ऊपर सफरिंग होती है। एनी बेनिफिट टू ह्यूमन बीइंग दैट एनिमल टेस्टिंग डज प्रोवाइड कुड बी प्रोड्यूस्ड इन अदर वेज।
वो कहते हैं अगर ह्यूमन को उससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है तो फिर भी आपने एनिमल के ऊपर टेस्टिंग नहीं करनी, जबकि आप कोई और अल्टरनेट ढूंढें। विच मीन दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट कहते हैं कि आप कर सकते हैं मगर आपने सफरिंग को मिनिमाइज करना है और ये भी इंश्योर करना है कि फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम हो। दूसरा कहता है आपने बिल्कुल भी नहीं करना, अगर ह्यूमन को फ़ायदा हो भी रहा है तो कोई और मेथड आप फाइंड आउट करें। अब जो एनिमल टेस्टिंग के जो प्रिंसिपल बनाए हुए हैं उसको हम कहते हैं रूल ऑफ 3 R's। आर का मतलब है, ये नाम शुरू होते हैं जो कि रिप्लेसमेंट, रिडक्शन और रिफाइनमेंट, इन सब के शुरू में आर आता है, तो इसलिए हम इनको 3R बोलते हैं। 3 R's are encouraged to follow in order to reduce impact of research on animal, के रिसर्च के दौरान एनिमल के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज किया जाए, इसलिए ये रूल ऑफ 3R यूज किया जाता है। अब 3R की पहले हम ब्रीफली इनको डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या है। पहला है रिप्लेसमेंट, यूजिंग नॉन एनिमल मेथड सच एज इन विट्रो मॉडल, कंप्यूटर सिमुलेशन, सिंथेटिक टिश्यूज। एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग कंप्यूटर मॉडल टू सिमुलेट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू ड्रग। रिप्लेसमेंट ये कहता है कि अभी आपने एनिमल को रिप्लेस करना है किसी और मेथड के, जैसे इन विट्रो मॉडल जो आप लेबॉर्ट्री में करते हैं, आप कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, या आप सिंथेटिक टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अगर आपने कोई ड्रग की टेस्टिंग करनी है तो पहले वो कहता है कि भी आपने एनिमल पे नहीं जाना, बट आपने उस ड्रग को डिज़ाइन करना है और कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम यूज़ करनी है ताकि उसकी बाइंडिंग, उसकी एफिशिएंसी, उसकी टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकें। ये पहला आर है जिसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। सेकंड आर है कि वो कहता है कि अगर इससे भी काम ना चले तो सेकंड आर आपका क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ एनिमल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स, कि आपको अगर 10 एनिमल चाहिए तो 10 की बजाय आप 5 से अपना काम चलाएं, अगर आपको 5 चाहिए तो 5 की बजाय 2 से काम चलाएं। अब स्ट्रेटजीज इंक्लूड इम्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन एंड शेयरिंग डाटा अमंग रिसर्चर, और आप स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आपका एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो है वो परफेक्टली फाइन हो और जो डाटा जनरेट हो वो दूसरे रिसर्चर से शेयर करें, ताकि लेट्स सपोज आपने काम करना है डायबिटीज़ के ऊपर और मैंने भी काम करना है डायबिटीज़ पे, मैंने जो काम किया उसका रिजल्ट मैं आपसे शेयर करूँ और आपने जो काम किया आप उसके रिजल्ट मुझसे शेयर करें, क्योंकि अब मुझे जो डायबिटीज़ पे डाटा मिलेगा मुझे दोबारा वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है जो आपने कर लिया, क्योंकि आपकी डाटा शेयरिंग से एनिमल की रिडक्शन हो जाएगी। लेट्स सपोज मैंने एक्सपेरिमेंट ए करना था, 10 रैट चाहिए थे, एक्सपेरिमेंट बी करना था, फिर भी 10 रैट चाहिए थे, बट मैंने एक्सपेरिमेंट ए किया, आपने एक्सपेरिमेंट बी कर लिया, मैंने अपना डाटा आपको दे दिया, आपने अपना डाटा मुझे दे दिया, तो टोटल हमने काम चला लिया, बजाय इसके कि 20 मैं यूज़ करता, 20 आप यूज़ करते, 20 कोई और यूज़ करता। तो इस तरह हम कर सकते हैं। प्लस वो कहता है एग्जाम्पल है यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल टू अचीव सिग्निफिकेंट रिजल्ट। वो कहता है आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करें ताकि आप एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकें, ताकि आपका डाटा रिलायबल हो, वो गलत ना साबित हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। आजकल पब्लिकेशंस के हवाले से स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है ना मेजर जो है ना आप कह लें सिग्निफिकेंस रखते हैं। अगर आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रॉपर ना हो तो आपका पेपर रिजेक्ट भी हो जाता है। और तीसरा आ रहा है हमारा रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट ये कहता है कि एनिमल वेलफेयर की बात करता है। वो कहता है जहाँ पे आपने एनिमल रखे हुए हैं, एनिमल वेलफेयर थ्रू बेटर लिविंग कंडीशन एंड लेस इन्वेसिव टेक्निक, कि आपने उनको बेटर इन्वायरमेंट देनी है। जैसे हम लोग अपने लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, हमने उनके लिए इन्वर्टर लगाए हुए होते हैं जो कि गर्मियों में एसी का काम करता है और सर्दियों में हीटर का काम करता है, ताकि उनकी जो कंडीशन है वो बेस्ट ऑप्टिमल कंडीशन हो। इन्वेसिव टेक्निक, आपने ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है जिसमें उनको मिनिमम पेन हो। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है यूजिंग एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेटिक्स टू मिनिमाइज पेन ड्यूरिंग प्रोसीजर। एनाल्जेसिक कहते हैं कि हम पेन रिड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं, और एनेस्थीसिया का आपको पता है कि हम बेहोश कर देते हैं ताकि उसको पेन का एहसास ना हो। तो ये वो 3R हैं। रिप्लेसमेंट मीन कोई और मॉडल यूज़ करें, रिडक्शन नंबर कम कर लें, रिफाइनमेंट उनके लिए आसानी पैदा करें ताकि उनको
पेन कम हो और उनके लिए कंडीशन आइडियल हो। तो इन 3R का ख्याल रखना चाहिए जब आपने एनिमल मॉडल यूज़ करने हैं रिसर्च के लिए। अब हम बारी बारी इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। पहले रिप्लेसमेंट, इसके कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, रिप्लेसिंग हायर एनिमल विद द लोअर एनिमल्स, मीन अगर आपको बड़ा जानवर चाहिए उसके बजाय छोटे जानवर आप ले लें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एग, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड इनवर्टिब्रेट में बी यूज्ड इन सम स्टडीज टू रिप्लेस वार्म ब्लडेड एनिमल। अगर आपने कोई शीप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है उसके बजाय आप प्लांट्स पे, एग्स पे, रेप्टाइल पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर लें, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हो सकता है चंद रुपीज़ का मिल जाए, जबकि एनिमल आपको बहुत महंगे मिलेंगे। अगर आप शीप की बात करें, आजकल तो वैसे भी बड़ी ईद आने वाली है, बकरों के रेट वैसे ही 40-50 हज़ार एक बकरे का रेट पहुंचा हुआ है और वैसे भी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप कहें कि आपने रिप्लेसमेंट करनी है हायर ऑर्गेनिज्म से लोअर ऑर्गेनिज्म की तरफ, या अल्टरनेट यूज़ करें, जैसे लाइव एनिमल may be replaced with non-animal model, जैसे dummies for introduction to dissection for teaching the structure of animal or human body। जैसे मेडिकल हमारे स्टूडेंट होते हैं, बजाय इसके कि हम उनको असल रैट को खोल के दिखाएं, उसकी डायसेक्शन करवाएं, उसकी बजाय आप कंप्यूटर एडेड आप डमीज यूज़ कर सकते हैं। डमी का क्या मतलब है, जो प्लास्टिक की बॉडी जो मिलती है मार्केट से उनको यूज़ कर लें, या आप कंप्यूटर एनिमेशन यूज़ करके उनको दिखा सकते हैं कि ये ऐसे हो। ऐसे क्या होगा, आपके एनिमल का जो यूज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। या फिर यह है कि भाई आप इन विट्रो मॉडलिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम ड्रग डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल्स हैं। इसी तरह आप अल्टरनेट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं रिप्लेसमेंट में, जैसे एनिमल की बजाय आप सेल कल्चर यूज़ कर सकते हैं, पूरा होल एनिमल यूज़ करने की बजाय। आप लोगों ने 7th सेमेस्टर में सेल एंड टिश्यू कल्चर का कोर्स पढ़ा होगा, उसके अंदर एनिमल सेल लाइन भी होती है। अब बजाय इसके कि आप पूरा एनिमल सेक्रीफाइस करें, आप उन सेल लाइंस के ऊपर काम कर सकते हैं। आप कंप्यूटर मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टडिंग ह्यूमन वॉलंटियर, मीन अगर आपको कोई हर्बल मेडिसिन बनाई है, कुछ केसेस में आपने हर्बल प्रिपरेशन बनाई है, या फिर आप कह लें कि भी आपने कोई कॉस्मेटिक बनाई है, ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकती है। आपने उसको टेस्ट करना है, बजाय इसके कि आप एनिमल पर टेस्ट करें, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि यार ये मैंने कॉस्मेटिक बनाई है, क्या तुम इसे टेस्ट करोगे, या क्या आप इसको टेस्ट करेंगे, ये मैंने लोशन बनाया, क्या आप इसको टेस्ट करोगे। तो ये ह्यूमन वॉलंटियर्स है। यूजिंग एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज, आप लिटरेचर सर्वे करें, हो सकता है जो काम आप करने जा रहे हो ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ, आपको वो करना ना पड़े और आपको उसका डाटा सारा वहां से मिल जाए। नाउ द सेकंड स्टेप इज द रिडक्शन। रिडक्शन की हमने बात की कि भी इसका मतलब क्या है, मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ एनिमल नीडेड टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टीच अ कंसेप्ट। कि अगर मैं आपको एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, क्या मैं सबको एक एक एनिमल दे दूं, सबको एक एक रैट दे दूं कि इसकी डायसेक्शन करें? नहीं। अब हम उसको मिनिमाइज करेंगे बाय एग्जामिनिंग दोज पैरामीटर द यूपिक कैन डिटरमाइन इफ thoughtful experiment design was employed to minimize overall animal use। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल वेलफेयर को ट्रीट करती है। अब आपने उसको इसकी मदद से आपने डिटरमाइन करना है कि अगर आप एक कंक्लूसिव रिजल्ट विड्रॉ करना चाहते हैं, आप कहते हो कि मैं इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगी कि आप इसके लिए मिनिमम कितने एनिमल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 60 बच्चे हैं क्लास में और 60 बच्चों को मैं सिखाना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं 60 रैट यूज़ करने के लिए मैं 10-10 का ग्रुप बना लूँगा और 10 के ग्रुप को एक रैट की डायसेक्शन दिखा दूँगा। या ये हो सकता है कि मैं एक ही रैट की डायसेक्शन करूँ, उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना लूँ और सबको शेयर कर दूँ ताकि सब लोग उससे बेनिफिट ले सकें। इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं कि भी एनिमल रिडक्शन में हमने इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, हम अपनी एक्सपेरिमेंट टेक्निक को इतना ज़्यादा एक्यूरेट बना लें कि कम एनिमल से भी हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाए। इम्प्रूविंग टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस,
मीन यहाँ आपको 10 एनिमल चाहिए थे, 10 रेप्लिकेट चाहिए थे, आप 3 पे काम कर लें और आपके एनालिसिस टेक्निक इतने स्ट्रांग हो कि आपको 3 से ही अच्छा कंक्लूजन मिल जाए। और तीसरी चीज़ कि आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ मेजर 2 पॉइंट आए हैं कि आप अपने एक्सपेरिमेंट मॉडल को इम्प्रूव करें और प्लस आप अपने एनालिसिस को इम्प्रूव करें, ताकि 10 की बजाय 3 एनिमल से ही आपका काम चल जाए। नेक्स्ट, आप किसी प्रॉपर स्टैटिशियंस के से कंसल्ट ले सकते हैं कि आपको कितने एनिमल रिक्वायर्ड होंगे एक सिग्निफिकेंस रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए, और आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। लेट्स सपोज आपके पास डिजीज़ है, उसके ऊपर आपने चेक करना है स्ट्रेस कितना है। आप 10 रैट ले लेते हो डिजीज़ के लिए, 10 ले लेते हो स्ट्रेस के लिए, 10 ले लेते हो डाइट के लिए, 10 ले लेते हो जेनेटिक्स के लिए, एंड सो ऑन। जितने आप वेरिएबल बढ़ाते जाएंगे आपके नंबर ऑफ रैट्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपने नंबर ऑफ रैट को क्या रखना है, मिनिमाइज रखना है, ताकि आपका एनिमल यूज मिनिमम रहे और एक्सपेरिमेंट आपका परफेक्टली फाइन परफॉर्म हो जाए। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तीसरा हमारा मॉडल है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट मीन्स रिफाइनिंग एक्सपेरिमेंट मॉडल टू मिनिमाइज पेन। हमारा मेन पर्पस क्या है, पेन को मिनिमाइज करना, डिस्ट्रेस को कम करना। यूजिंग अ प्रोटोकॉल फॉर्म, आपके पास एक फॉर्म बना हो, आपने एक फॉर्म बना दिया, प्रोटोकॉल आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं ताकि उसका पेन और डिस्ट्रेस कम हो जाए। इसके अंदर एग्जांपल है आइडेंटिफाइंग पेन एंड डिस्ट्रेस एंड मेकिंग प्लान फॉर रिवर्टिंग, प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग इट। आपने पेन और स्ट्रेस को कम करते हैं और ऐसा एक्शन प्लान बनाना है जिससे आप पेन को प्रिवेंट कर सकें और एनिमल को रिलीफ मिले। इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, और आपको प्रॉपर हैंडलिंग आनी चाहिए। अब मैं आप लोगों में से किसी को कहूँ, आपकी किसी की ट्रेनिंग ना हो कि वो सामने एनिमल हाउस है, जाओ एक वहाँ से माइस पकड़ के लो, पहले तो आप खुद डर से अंदर नहीं जाएंगे। जब आप अंदर जाएंगे तो आपने डेफिनेटली इतनी ज़ोरों से या ऐसे कोई टेक्निक करनी है, उसको क्या होगा, या तो वो मर जाएगा या फिर ये होगा कि भाई उसको तकलीफ पहुँचेगी। यहाँ पे मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। 2017 में जब मैं नया नया यहाँ पे आया था, मुझे 2 एमफिल के स्टूडेंट मिले थे, तो मैंने उनको एक्सपेरिमेंट मॉडल सिखा दिया, उनकी ट्रेनिंग की प्रॉपर। उसके बाद एक दिन मैं नहीं था तो वो खुद उनको डोजिंग कर रहे थे। जब वो डोजिंग कर रहे थे तो उन्होंने, एक ने रैट को पकड़ा हुआ था उसको डोज इंजेक्ट करने के लिए, तो उसने गालिबन डेफिनेटली जब आप उसको पकड़ते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, वो हिलने की कोशिश करते हैं। रैट ने हिलने की कोशिश की, वो उस लड़की ने ज़ोर से उसको दबाया, अनजाने में उसका हाथ उसके गर्दन पे चला गया और उस रैट की वहीं पे डेथ हो गई। उसके रीज़न क्या है कि भाई आप जो है ना, इस तरह की अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो और प्रॉपर आप उसको हैंडलिंग ना कर रहे हो, या समटाइम ये है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप अपने सुपरवाइज़र या आप अपने टीचर के साथ उसको हैंडल करें ताकि उनके स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जा सके। अब रिफाइनिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, यूजिंग लेस इन्वेसिव टेक्निक, ऐसी टेक्निक यूज़ की जाए जिससे उनको तकलीफ कम पहुँचे। बेटर मेडिकल केयर उनको मिलनी चाहिए एंड बेटर लिविंग कंडीशन मिलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, उनको गर्मी भी लगती है, उनको सर्दी भी लगती है। अब जैसे जितना शदीद किस्म का मौसम चल रहा है, आप खाली उनको एक बंद कमरे में तो छोड़ के नहीं जा सकते, वो तो बेचारे वैसे ही गर्मी से मर जाएंगे। जैसे अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, आपने छुट्टियों पे चले गए, पीछे एनिमल हाउस में आपके रैट्स पड़े हुए थे, उनको तो भूख लगती है, उनको प्यास भी लगती है, और सुबह शाम उनको खाना देना है, उनको पानी देना है। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल करना है ताकि उनकी बेटर लिविंग कंडीशन हो सके। अब हमारे पास जो कॉजेज ऑफ पेन और डिस्ट्रेस होते हैं, उनके अंदर कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है रिपीटेड यूज ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ फ्रंट्स कंप्लीट एडजुवेंट्स। आई होप के फ्रंट्स कंप्लीट एडजुवेंट आप पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मैंने उनको इम्यूनोलॉजी के अंदर ये पढ़ाया था। ये एडजुवेंट होते हैं जो कि किसी भी वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी को बूस्ट करते हैं। इसके और भी फंक्शन है, मेडिकल टेस्टिंग में इस्तेमाल होते हैं
और आप मेडिकल केयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्रॉन्स कंप्लीट एडजुवेंट के इंट्राडर्मल मीन उनकी डर्मस के नीचे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो ये बार बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनको वो डिजीज काज कर सके। ये बड़ा पेनफुल और स्ट्रेसफुल प्रोसीजर है। इसी तरह इंट्रापेरिटोनियल इम्प्लांटेशन ऑफ एसाइटिस प्रोड्यूसिंग हाइब्रिडोमास फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। हाइब्रिडोमा का भी कंसेप्ट हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि भी आपने कैंसर माइलोमा सेल के साथ एंटीबॉडी को फ्यूज करना होता है। जब आप इंट्रापेरिटोनियल का मतलब है पेरिटोनियल कैविटी के नीचे आपने उसको इंजेक्ट करना है। ये इंजेक्ट क्यों किया जाता है? ताकि जब वो इंजेक्ट करेंगे तो माइस की या रैट की बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम आगे फर्दर यूज करते हैं। ये भी बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट है प्रोलॉन्ग ग्रेटर देन 1 आवर फिजिकल रिस्ट्रेंट। आप कोई बिहेवियर स्टडी कर रहे थे, आपने 1 घंटे तक माइस या रैट्स को भगाए रखा, या आपने 1 घंटे तक या इससे ज़्यादा उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाई, तो ये भी उनके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल और बड़ा फिजिकल स्ट्रेन होता है। तो ये वो 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो फिजिकल स्ट्रेस और पेन का बायस बनते हैं। इसके अलावा कुछ और माइनर हैं जिनमें मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा कि आपने उनको कैंसर इंड्यूस करवाने की कोशिश की। प्रोलॉन्ग फूड और वाटर रिस्ट्रिक्शन मीन उनको सुबह शाम दिन में 2 बार खाना चाहिए था। ईद की छुट्टियां आ गई, आप 4 दिन के बाद आए वापस। वो जिंदा तो होंगे मगर इस तरह से जिंदा होंगे कि वे ऑलमोस्ट मरने वाले होंगे। डिस्टल टेल बायोप्सी इन एनिमल ओवर 3 वीक ऑफ एज, टेल स्निपिंग। हम नॉर्मली ये करते हैं कि अगर उनका ब्लड सैंपल लेना हो तो टेल के टिप को हम काट लेते हैं और वहां से ब्लड का ड्रॉप निकलता है, उस ब्लड के ड्रॉप को हम टेस्ट करते हैं। वो कह रहा है कि अगर आपके पास 3 वीक एज के माइस हैं, वो बहुत छोटे होते हैं अभी, अगर आप उनकी बायोप्सी करना चाहते हैं, आप टिश्यू का सैंपल ले लें या ब्लड उसमें से विड्रॉ करें, तो ये उनके लिए बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है। इलेक्ट्रिक शॉक और अदर एडवर्स स्टिमुलस दैट आर नॉट इमीडिएटली एस्केपेबल। अब ऐसे आपने कोई टेस्ट करना था, आपने उनको इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया। कुछ मॉडल हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है एनिमल को, तो वो उनके लिए बड़ा पेनफुल है। और कुछ ऐसे स्टिमुलस आपने उनको दिए, विच मीन आपने उनको किसी केज के अंदर बंद कर दिया, किसी स्ट्रेस में बंद कर दिया, उसके हाथ पांव बांध दिए जिससे वो भाग नहीं सकते, तो इसके लिए ये भी उनके लिए एक बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। पैरालिसिस और इमोबिलिटी इन अ कॉन्शियस एनिमल, कि आपने कॉन्शियस स्टेट में उनको इस तरह से बांध दिया, मीन आपने डायसेक्शन करनी थी, आपके पास एनेस्थीसिया नहीं है, आपने पकड़ के वैसे उसके हाथ पांव बांध दिए, पिन अप कर दिए, तो ये बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कॉमनली प्रैक्टिस होती है हमारी लैब्स के अंदर। ये 7-8 पॉइंट हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और पेन प्रोवाइड करता है। अब इन पेन से प्रिवेंशन कैसे देनी है, हमने ये देखना। Studies that require the animal to reach a moribund state or die spontaneously as the end point of the study. The earliest end point possible should be used to prevent from the pain or distress. वो कहते हैं ऐसी स्टडीज आपके पास होती है जिसमें अल्टीमेटली आपने उसको किल करना होता है। वो कहते हैं आपने किल उनको इस तरह से करना होता है ताकि उनका पेन मिनिमम हो, उनको ज़्यादा दर्द ना हो और स्पॉन्टेनियसली हो, कि भी आपने एकदम उनको किल करना है। एंड पॉइंट का मतलब है कि भी आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, अब आपने उनको किल करना है और आपने एंड पॉइंट पे ऐसे उसको लेके आना है कि उसका पेन बिल्कुल ना हो। सेकंड है इंश्योरिंग दैट ड्रग डोजेज आर करेक्ट एंड दैट द ड्रग्स यूज्ड आर नॉट एक्सपायर्ड। अब ये नहीं है कि अगर उसको 1 मिलीग्राम डोज देनी थी, आप आए उसने 1 मिलीग्राम डोज दे दी, दूसरा दोस्त आया उसने भी 1 मिलीग्राम दे दी, तीसरा दोस्त आया उसने भी 1 मिलीग्राम दी, आपको पता ही नहीं आपस में। या ये है कि आपको डोज कैलकुलेट करना नहीं आती, आपने रैंडमली पानी में ड्रग मिक्स करके उसको पिला दी। और ये भी देखना है कि भी अक्सर यहाँ पे हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है, इवन हम मेडिकल स्टोर में भी जाते हैं तो हमने कभी ये कोशिश नहीं महसूस की कि एक उसकी एक्सपायरी चेक कर ली जाए।
और यही होता है कि हमारे पास एक्सपायर्ड मेडिसिन पड़ी होती हैं और वो हम एनिमल मॉडल में इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये काम नहीं करना। नेक्स्ट है इंश्योरिंग द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए एनिमल और रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्पीशीज। ये भी देखना है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा जो कि शीप के ऊपर किया था आपने, या डॉग के ऊपर किया था, आपने वही एक्सपेरिमेंट उठा के रैट्स के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब रोडेंट पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होंगे और बिग एनिमल पे जो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल हैं उनके ऊपर डिफरेंट होंगे। तो आपने ये काम नहीं करना कि सेम एक्सपेरिमेंट सब पे अप्लाई कर दें। यूजिंग अप्रोप्रिएट anesthesia and analgesic for potentially painful procedure। जिस प्रोसीजर का आपको पता है कि इसके अंदर पेन ज़्यादा महसूस होगा, उसके अंदर आपने एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज़ करनी है और प्रॉपर एनेस्थीसिया यूज़ करना है। पहले ये होता था कि भी एनेस्थीसिया देने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता था, बट WHO ने और CDC ने, जो एनिमल राइट्स कमेटी है, उन्होंने एनेस्थीसिया को बैन कर दिया, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया को बैन कर दिया। मीन आप क्लोरोफॉर्म एनिमल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जबकि इसके अलावा क्योंकि क्लोरोफॉर्म जाके उनकी टॉक्सिसिटी कॉज करता है, उनकी मीन आप कह लें कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है। उसकी जगह आइसोफ्यूरेन और या कुछ और केमिकल हैं जो रिकमेंड किए गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके उनके अंदर एनिमल पेन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मिंग सर्जरीज एंड प्रोसीजर एसेप्टिकली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। आपने अगर वुंड हीलिंग का एक्सपेरिमेंट लगाया, लेट्स सपोज आपने एसेप्टिक कंडीशन में, जैसे आपने करना है उसके लिए प्रॉपर इनके चैम्बर बने हुए होते हैं ताकि जब उनकी सर्जरी परफॉर्म करें तो उनको किसी और किस्म का इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग ओनली अ सिंगल मेजर सर्वाइवल सर्जरी ऑन एनी वन एनिमल wherever possible। कि वो कहता है कि भी बहुत सी छोटी छोटी सर्जरी नहीं करनी, आपने अकेली सर्जरी करनी है और हर एक एनिमल पे करनी है जिसके ऊपर पॉसिबल है। जिसका आपको लग रहा हो कि भी इसके सर्जरी कर भी दें तो ये बचना नहीं है, उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये भी एक वे होता है कि भी अल्टीमेटली उसको लेस पेन देके, एक ही बार पेन देके उसको डाई कर दिया जाए। परफॉर्मिंग एप्रोप्रिएट पोस्ट सर्जिकल केयर इंक्लूडिंग थर्मोरेगुलेशन एंड फ्लूइड बैलेंस। अब सर्जरी हो गई, सर्जरी होने के बाद जिस तरह मेडिकल में केयर दी जाती है पेशेंट्स को, इसी तरह उनको प्रॉपर केज में रखा जाता है, प्रॉपर बेडिंग उनकी होती है, उसके नीचे हम लकड़ियों का बोरा या कॉटन बेड बना देते हैं ताकि वो आराम से सुकून से रह सके। उनको टेम्परेचर, उनका थर्मोरेगुलेशन का मतलब है बॉडी टेम्परेचर उनका बैलेंस होता है, उनको ऐसी इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि उनका इन्वायरमेंट बैलेंस रहे। और फ्लूइड बैलेंस मीन उनको प्रॉपर डाइट वगैरह दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। तो ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिनकी मदद से हम पेन की रिडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफाइनिंग एंड पॉइंट। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स आर किल्ड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है हम उनको किल कर देते हैं। क्यों? बिकॉज हमें उनके टिश्यू चाहिए होते हैं। वी रिक्वायर टिश्यूज for the part of experiment and because of scientific objective had been achieved and animal is no more required। आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, अब आपने उसको डाइसेक्ट करना है, किल करना है। क्यों? क्योंकि आपने उसके हार्ट निकालने हैं, उसकी किडनी निकालनी है, क्योंकि उस किडनी और हार्ट का आपने एनालिसिस करना है। एक रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है आप उनको डाइसेक्ट कर देते हैं। और वो कहता है इफ द एक्सपेरिमेंट लीड टू एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सफरिंग ड्यूरिंग इट्स कोर्स then it is the best for animal to kill as early as possible। और आपको पता है कि ज़्यादा देर उनको जिंदा रखने से वो जितनी ज़्यादा देर जिंदा रहेगा उसकी सफरिंग इंक्रीज होगी। तो बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके उनको किल कर दें, उनको मार दें। जैसे आपने कैंसर इंड्यूस किया एनिमल्स के अंदर, आपने डाटा रिकॉर्ड कर लिया, उसका ब्लड सैंपल ले लिया, सब कुछ कर लिया। जी ब्लड सैंपल जैसे ही लिया तो बेहतर यही है उसी टाइम आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, आप उसी टाइम उनको किल कर दें ताकि वो कैंसर की वजह से मजीद सफर ना करें।
एंड दिस अप्रोच इज डिस्क्राइब्ड एज ऑपरेटिंग ह्यूमन एंड पॉइंट, कि भी ये ह्यूमन एंड पॉइंट कहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट, एंड पॉइंट का मतलब है मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, मुझे इस डाटा की जरूरत नहीं है, तो उनको डिसेक्ट कर दो। नेक्स्ट है सेटिंग द अर्लीस्ट पॉसिबल एंड पॉइंट फॉर द एक्सपेरिमेंट। एंड पॉइंट क्या है कि कब आपका एक्सपेरिमेंट खत्म होना है, जितनी जल्दी हो सके उस एक्सपेरिमेंट को खत्म करें, क्योंकि जितना जल्दी वो खत्म होगा उतनी जल्दी उस एनिमल की सफरिंग खत्म होगी। If the necessary information can be gathered before the animal experiments and the effects from the experiment, this should be defined as endpoint and animal subsequently euthanized. ये वही बात है कि आपने अपना जल्दी से जल्दी एक्सपेरिमेंट खत्म करना है ताकि एनिमल की सफरिंग खत्म हो और उससे आप अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकें। अब हम एनिमल एथिक्स के हवाले से 2-3 केस स्टडीज देख लेते हैं। पहली केस स्टडी है ड्रेज टेस्ट कंट्रोवर्सी, जो 2010 के अंदर हुई। द ड्रेज टेस्ट यूज्ड फॉर assessing irritation caused by cosmetic involves applying substance to rabbit eyes or skin. ड्रेज टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कॉस्मेटिक की टेस्टिंग करता था कि कहीं वो स्किन के ऊपर और आई के ऊपर इरिटेशन तो नहीं कॉज करता, और वो टेस्ट उन्होंने किस में किया, रैबिट में किया। इस टेस्टिंग के बाद बड़े एथिकल इशू रेज हुई, सिग्निफिकेंट पेन और सफरिंग, क्योंकि रैबिट की आंखें रेड हो गई और उनको स्किन एलर्जी हो गई वगैरह वगैरह, तो जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट सफरिंग और पेन का सिलसिला शुरू हो गया रैबिट्स के अंदर। और इस कंट्रोवर्सी का आउटकम हुआ लीड टू पब्लिक आउटक्राई एंड रेगुलेटरी चेंजेस पुशिंग फॉर नॉन एनिमल अल्टरनेटिव लाइक रिकंस्ट्रक्टेड ह्यूमन एपिडर्मिस। और इस इशू की वजह से ये डिसाइड किया गया कि ऐसी टेस्टिंग एनिमल पे नहीं होनी चाहिए बल्कि नॉन एनिमल अल्टरनेट ढूंढने चाहिए, जिसमें से उन्होंने कहा कि ह्यूमन एपिडर्मिस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, मीन उसके सेल लाइन बनाकर उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाए और उसके ऊपर टेस्टिंग की जाए ताकि एनिमल सफरिंग को मिनिमाइज किया जा सके। सेकंड केस स्टडी है क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग। क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग का आपको पता ही है, 2018 के अंदर क्रिस्पर एडिटिंग टेक्नोलॉजी टेस्टेड ऑन एनिमल टू अंडरस्टैंड जेनेटिक डिजीज एंड डेवलपमेंट थेरेपीज। एनिमल के ऊपर इसको अप्लाई किया गया। जब एनिमल पे अप्लाई किया गया इसके एथिकल इशू रेज हुए, कंसर्न अबाउट फोरसीन कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन एनिमल वेलफेयर। जीनोम एडिटिंग का पता है कि हमें कोई नहीं पता कि जब जीनोम एडिटिंग के बाद वो उसके लिए बेनिफिशियल होगी या उसके लिए नुकसानदेह होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी एथिकल पॉइंट रेज हुए और आउटकम क्या आया, स्पार्क एथिकल डिबेट एंड डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइन फॉर जीनोम एडिटिंग इन रिसर्च। और डिसाइड ये किया गया कि जीनोम एडिटिंग की रिसर्च के अंदर एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि कहाँ पे एनिमल को यूज़ करना है, किस लिमिटेशन तक यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना। केस स्टडी नंबर 3। ये तीसरी केस स्टडी जो हमारे पास है ये है कोविड-19 की। सॉरी ये नंबर गलत लिखा गया है, ये 3 है। इसको कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट जो 2020 से 2021 में हुई, रैपिड टेस्टिंग ऑन एनिमल इंश्योर वैक्सीन एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, क्योंकि उस टाइम लोग मर रहे थे तो एनिमल को धड़ाधड़ यूज़ किया गया टेस्टिंग के लिए बिना किसी रूल के, बिना किसी रेगुलेशन के, और बहुत से एनिमल की जाने गई इसमें। Ethical issue balancing the urgency of the pandemic against the ethical treatment of animal। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी पॉलिसी भी होनी चाहिए कि जब अगर दोबारा इस जैसी अगर खुदा ना करे कि पैंडेमिक आए तो एनिमल को यूज किस तरह से किया जा सकता है। ये एथिकल इशू था। उसका आउटकम क्या हुआ, एक्सेलरेटेड रेगुलेटरी अप्रूवल एंड इंक्रीज स्क्रूटनी ऑन द एथिक्स ऑफ रैपिड एनिमल टेस्टिंग। के रेगुलेटरी अप्रूवल के ऊपर हमें देखना चाहिए और स्क्रूटनी के ऊपर हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि जब आप रैपिड एनिमल टेस्टिंग करें तो हमें उसका प्रॉपर आउटकम भी मिलना चाहिए। तो ये तीसरी केस स्टडी थी जो कि वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। ये रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो फ्यूचर में हमने देखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत स्टडीज़ हैं, मैंने सिर्फ ये 3 इंक्लूड की हैं आपके इस कोर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि करंट रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस की।
कि इस टाइम एनिमल एथिक्स के रिलेटेड कौन सी करंट रेगुलेशन और गाइडलाइन चल रही हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन है, रेगुलेशंस है, डायरेक्टिव्स ऑफ 2010/63 by European Union. It provides comprehensive protection of animal used in scientific procedure, emphasizing the 3 R's. ये आपको एक comprehensive guideline प्रोवाइड करती है और फोकस करती है 3 R's के ऊपर। दूसरी है यूएस रेगुलेशन जो कि एनिमल फेयर एक्ट है और सेकंड पब्लिक हेल्थ सर्विस पॉलिसी है। एनिमल वेलफेयर एक्ट कहता है रेगुलेट्स द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इन रिसर्च एंड एग्जीबिशन। ये एनिमल वेलफेयर एक्ट कहता है कि जब आप एनिमल को यूज करें तो आपने वेलफेयर का बहुत ख्याल रखना है। पब्लिक हेल्थ सर्विस पॉलिसी कहती है इंश्योर ह्यूमन केयर एंड यूज ऑफ एनिमल इन रिसर्च फंडेड बाय पब्लिक हेल्थ सर्विस। कहते हैं जब आपने एनिमल पे ऊपर रिसर्च करनी है, आपने ह्यूमंस की ड्यूटी लगानी है ताकि वो उनकी देखभाल करें। इसके लिए परमानेंट एक एम्प्लॉय होना चाहिए जो उनको प्रॉपर फूड और फीड दे, और इसको फंड कौन करेगा? पब्लिक हेल्थ सर्विस फंड करेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल गाइडलाइन में OECD गाइडलाइंस है, एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एनिमल टेस्टिंग एंड अल्टरनेटिव मेथड। हम जो काम करते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में भी, इवन जो मैं भी करता हूँ, हम इस OECD गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, इनके रूल्स फॉलो करते हैं, इनकी ड्रग टेस्टिंग, इनके नंबर ऑफ ग्रुपिंग, कितने एनिमल यूज़ करते हैं, कैसे रिड्यूस करना है, सब हम इस गाइडलाइन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा ICH गाइडलाइन है विच प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इंक्लूडिंग एनिमल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। कि अगर आप फार्मास्यूटिकल की टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके अंदर एनिमल इन्वॉल्व हैं तो फिर आपने ICH गाइडलाइन को फॉलो करना है। टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स टू एनिमल टेस्टिंग। 3 मेजर मॉडल हैं कि एनिमल टेस्टिंग के अल्टरनेटिव में, एक कंप्यूटर मॉडल, ऑर्गन ऑन चिप एंड ह्यूमन टिश्यू कल्चर। कंप्यूटर मॉडल स्टिमुलेट ह्यूमन बायोलॉजी एंड डिजीज टू predict how drug will behave in human body। अब जो कंप्यूटर मॉडल है ये स्टिमुलेट करते हैं कि अगर एक ड्रग, हमने डिजीज का मॉडल बनाया हुआ है और ड्रग का मॉडल जो ऑलरेडी नोन ड्रग्स हैं उनका मॉडल दिया हुआ है, ऑलरेडी एक डेटाबेस डेवलप किया हुआ है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब नई ड्रग होगी क्या वो उस पाथ को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। इन सिलिको टेस्टिंग फॉर ड्रग इंट्रैक्शन, और आप ड्रग के इंट्रैक्शन को चेक कर सकते हैं। आई होप के कुछ लोगों ने डॉकिंग स्टडीज़ की होंगी। मैंने जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है मॉलिक्यूलर डॉकिंग, वो मैंने आप लोगों को सिखाई है कि भी किस तरह से हम कंप्यूटर मॉडल्स को यूज़ करके ड्रग इंट्रैक्शंस को चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं आती है वो सीखना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। आई विल डेफिनेटली गाइड यू हाउ यू कैन डू दैट। सेकंड मॉडल है organs on chips, microfluid devices that replicate human organ function। अब ये छोटी छोटी डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर माइक्रोफ्लूइड होता है और ये ह्यूमन ऑर्गन को रेप्लिकेट करती हैं। एग्जांपल, लीवर ऑन ए चिप फॉर टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। आपने यूँ समझ लें चिप के ऊपर एक टिश्यू बनाया हुआ है जो कि रेप्लिकेट करता है ह्यूमन लीवर के साथ, और आप जब कोई ड्रग टेस्ट करते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी को उस ऑर्गन के ऊपर, आर्टिफिशियल ऑर्गन के ऊपर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं चिप के ऊपर। तीसरा मॉडल है ह्यूमन टिश्यू कल्चर, यूज ऑफ ह्यूमन सेल्स टू स्टडी बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड डिजीज। फॉर एग्जांपल 3D टिश्यू कल्चर फॉर कैंसर रिसर्च। ये वही अगेन बात आ गई आपकी सेल लाइन स्टडीज वाली कि आप डिफरेंट सेल लाइन को कैंसर की रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम इस बात को ओवरऑल कंक्लूड करते हैं। समरी की पॉइंट्स हमारे क्या हैं? एनिमल टेस्टिंग हैज प्लेड अ की क्रूशियल रोल इन साइंटिफिक एडवांसमेंट बट raises significant ethical issues. Historical and recent development show a trend toward more human practice and alternative, which mean हमारे पास आज की दुनिया में बहुत से अल्टरनेट मौजूद हैं। जैसे हमने ये 3 अल्टरनेट बताए, कंप्यूटर मॉडल, ऑर्गन चिप एंड टिश्यू कल्चर, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि एनिमल सफरिंग को मिनिमाइज किया जा सके। फ्यूचर आउटलुक में कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट मेथड एंड स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइन। हमें सिर्फ इन 3 के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए,
हमें और भी न्यू अप्रोचेस फाइंड आउट करनी चाहिए ताकि हम एनिमल एथिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसकी गाइडलाइन बना सकें और ह्यूमन के लिए फ़ायदा पहुंचा सकें, साथ साथ एनिमल की सफरिंग को भी रिड्यूस कर सकें। तो यही हमारा ओवरऑल गोल है कि एनिमल की सफरिंग को रिसर्च के अंदर मिनिमाइज किया जा सके। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपके अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।